हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, हमारा आइसोमॉर्फिज्म का चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे। ख़त्म नहीं हुए थे बेटा क्वेश्चंस। आज फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस हम अपने। तो लेट अस स्टार्ट। देखो बेटा, आज हम करेंगे क्वेश्चन है पहला हमारा, फाइंड ऑटोमॉर्फिज्म Z6। ठीक है, अब सबको पता है मैंने तो ऑटोमॉर्फिज्म ZN भी निकलवा रखी है, ऑटोमॉर्फिज्म Z10 भी निकलवा रखी है। ऑटोमॉर्फिज्म ZN क्या होती है? UN। तो यहाँ पे क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म Z6 आपकी क्या हो जाएगी? U6। ठीक है ना। तो ऑटोमॉर्फिज्म Z6 आइसोमॉर्फिक टू U6 हो जाएगा। ठीक है, अब U6 में कौन से एलिमेंट आते हैं बेटा? देखो, U6 में 1 से लेके 5 तक के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो कि 6 के साथ अपना GCD 1 रखेंगे। तो हमारे पास कौन से एलिमेंट बचे? 1 और 5 ही बचे। ठीक है ना। और तो ऑर्डर कितना आ गया U6 का? 2। तो U6 क्या है? अब ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक, तो ऑर्डर ऑफ U6 2 है, तो आपको पता है ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक, तो U6 आपका साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो U6 अगर साइक्लिक है तो हमारे पास क्या आ गया? अगर आपको याद हो तो जो मैंने प्रूफ कराया था ऑटोमॉर्फिज्म ZN आइसोमॉर्फिक टू UN, तो मैंने कहा था आपको कि वहां पे फॉर्मूला लर्न कर लीजिए कि ऑटोमॉर्फिज्म मिलती कैसे है। अगर याद नहीं है तो यहाँ पे रिकॉल करेंगे सब बच्चे कि मैंने लिख दिया। देखो, ये जनरल फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, वी नो दैट ऑटोमॉर्फिज्म ZN आइसोमॉर्फिक टू UN। ये जो लिखा हुआ है ये सब बच्चे फॉर्मूले की तरह से याद कर लें ऑटोमॉर्फिज्म ZN निकालने का। ठीक है, तो फिर आप वो n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, आप भी आंसर देते जाएं। जैसे n की वैल्यू 6 डाल दूंगी इस फॉर्मूले में तो ऑटोमॉर्फिज्म Z6 का आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या है फॉर्मूला कि ऑटोमॉर्फिज्म ZN जो होती है UN होती है, जिसमें कि जो मैपिंग लगेगी, जो आइसोमॉर्फिज्म बनती है ऑटोमॉर्फिज्म ZN से UN पे, वो क्या होती है? T ऑफ एल्फा इज इक्वल टू एल्फा ऑफ 1। मतलब एल्फा क्या है? एक ऑटोमॉर्फिज्म है ZN से ZN पर। अब UN पे मैप होगी तो किस पे मैप होगी? एल्फा ऑफ 1 पे। ठीक है, जिसमें अल्फा क्या चीज है? क्योंकि अल्फा भी तो मैं कह रही हूँ कि एक आइसोमॉर्फिज्म है, तो अल्फा इज एन ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम ZN टू ZN। तो अल्फा कैसे डिफाइंड है? अल्फा फ्रॉम ZN टू ZN इज डिफाइंड एट अल्फा ऑफ S इज SR मॉडर्न वेयर R बिलोंग्स टू UN। इस फॉर्मूले को बेटा बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। मैंने डेरिवेशन जब कराया था तो ये पूरा कराया था, बहुत लंबा डेरिवेशन था, तो उसमें ये सारी चीजें कवर हो गई थी हमारी कि कैसे हमने अल्फा इसको SR मॉडर्न लेके हमने उसको शो किया था कि वो आइसोमॉर्फिज्म है। फिर हमने ये T अल्फा इक्वल टू अल्फा 1 को शो किया था कि ये आइसोमॉर्फिज्म है। तो 3 स्टेप इसके लगे आइसोमॉर्फिज्म बनाने के, 3 स्टेप इसके लगे, इसलिए क्वेश्चन भी लंबा हो गया था। ठीक है, तो इसे फॉर्मूले की तरह याद रखें। अब सेम इसी रिजल्ट को यहाँ पे अप्लाई कर दें, n की जगह पे 6 ले लो बस। ठीक है, तो मेरा देखो अब अल्फा क्या आ जाएगा? Z6 से Z6 तक सच दैट अल्फा ऑफ S इज SR मॉड n की जगह पे आ गया 6। ये देखो बेटा, ये वाली लाइन जो है, वेयर R बिलोंग्स टू UN की जगह क्या आ जाएगा? U6। अब U6 के एलिमेंट क्या है? 1 और 5। तो R इसका मतलब क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 1 और 5। तो एक बारी R की वैल्यू 1 ले लो, एक बारी 5 ले लो, दो केसेस बन जाएंगे आपके। तो मेरा केस 1 बना जब मैंने R को 1 लिया। अब R को 1 लेके देखो, इसमें देखो क्या होगा? अल्फा S इज इक्वल टू S मॉड 6, ये बन गया। अब S कहाँ से आता है? Z6 से आता है। Z6 के एलिमेंट कौन कौन से हैं बेटा? 0 1 2 3 4 5। तो S की वैल्यू एक बारी 0 डाली तो 0 आ गया, 1 डाली तो 1 इंटू मॉड 6 आ गया। मैं कर क्या रही हूँ बेटा? R की वैल्यू 1 डाल दी, S को लेना है Z6 में, तो S की वैल्यू एक बार 0 1 2 3 4 5 ये डाल। ठीक है, तो ये अल्फा 1 आ गया, फिर आपने अल्फा 2 बनाया, अल्फा 3 4 और 5। ठीक है, वैल्यूज डाल दी, सब बच्चे निकाल सकते हो। 3 मॉड 6 3 होगा, 4 मॉड 6 4 होगा, 5 मॉड 6 5 होगा। तो एक आपकी जो ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी ना बेटा, वो तो ये बन गई अल्फा फ्रॉम। अब ये अल्फा फ्रॉम Z6 से Z6 पर मेरे पास ये एलिमेंट्स आ गए निकल कर, जो मैंने ऊपर आपको दिखाए। क्लियर है बच्चों? तो ये तो आप देख रहे हो हर एलिमेंट अपने आप पे जा रहा है, देख रहे हो? अल्फा 0 0 पे गया, 1 1 पे गया, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे और 5 5 पे। तो ये तो आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म बन गई। तो ये आइडेंटिटी बन गई है। आइडेंटिटी हमेशा आइसोमॉर्फिज्म बनाएगी, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म Z जो होता है, Z6 जो है ये ग्रुप है। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दी ऑट G जो होता है वो ग्रुप होता है, मैंने प्रूफ करा रखा है। ग्रुप है तो उसके पास आइडेंटिटी जरूर होगी, तो ये आइडेंटिटी तो इसके अंदर है ही है। तो इसका मतलब ये आइसोमॉर्फिज्म एक तो मेरी बन गई। क्लियर? नेक्स्ट लेंगे, केस 2 ले लिया जब R 5 है। ठीक है, तो अब R की वैल्यू 5 डाल दीजिए और S की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक डाल के और अल्फा निकाल लो।
ठीक है, तो फाई अल्फा ऑफ एस इज एस आर मॉड एन, ये फॉर्मूला यूज करके आपने सारे निकाल लिए। ठीक है बच्चों, देखो जैसे अल्फा 3 है तो ये क्या हो गया, 3 हो गया एस और 5 हो गया आपका आर, तो एस आर मॉड एन की जगह आ गया 6, तो 3 5 15। अब 15 क्योंकि 6 से बड़ा नंबर हो गया तो आपको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करके टेक द रिमाइंडर, तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी एक ऑटोमॉर्फिज्म आपको मिल गई। आपको पता है कि 2 ही निकलेंगी मेरी, क्योंकि यू 6 में 2 ही एलिमेंट थे। ठीक है, तो दीज आर द 2 ऑटोमॉर्फिज्म इन Z6। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट Z हैज इनफाइनाइटली मेनी सब ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक टू Z। कंपटीशन एग्जाम्स के लिए कर लेना बेटा, PSC लेवल के लिए बेशक देख लेना, आपकी टीचर ने कराया हो तो कर लेना, वरना छोड़ देना। तो देखो बेटा मेरे पास Z के बारे में आप क्या जानते हो, Z खुद साइक्लिक है, आपको पता है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, तो इसके जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं, NZ फॉर्म के होते हैं। ठीक है, तो इसके सारे सब ग्रुप्स भी साइक्लिक होंगे, क्योंकि हमारी फंडामेंटल थ्योरम है साइक्लिक ग्रुप्स की। साइक्लिक ग्रुप के चैप्टर में पढ़ा हुआ है आपने कि एवरी सब ग्रुप ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, तो हमारा ये भी साइक्लिक आ गया। तो ईच साइक्लिक ग्रुप, अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें जितने भी साइक्लिक ग्रुप बन रहे हैं वो इस तरीके के बन रहे हैं, NZ फॉर्म के, मतलब मल्टीपल्स ऑफ N फॉर्म। तो ये तो मल्टीपल्स तो बहुत सारे होते हैं, तो ये है भी इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमारे को ये भी पता चल गया कि हर साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट है। अब आपको ये डेफिनेशन भी मालूम, प्रॉपर्टी भी मालूम होनी चाहिए कि एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z प्लस, और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो तो वो आइसोमॉर्फिक टू Zn होता है। तो इसका हर साइक्लिक ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू Z प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को यही बात प्रूफ करनी थी। ये देखो इधर क्या लिखा हुआ है, Z हैज इनफाइनाइटली मेनी सब ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक टू Z। तो सिर्फ Z की साइक्लिक की कंडीशन को यूज करके ही आपने सारा काम कर लिया कि Z खुद साइक्लिक है तो इसका हर सब ग्रुप साइक्लिक होगा। अगर हर सब ग्रुप साइक्लिक है और वो इनफाइनाइट है तो वो आइसोमॉर्फिक टू Z होगा। सिंपल प्रूफ। ठीक है, चलिए, let n be any even integer greater than 2 and let phi be any automorphism of dn. Determine phi of R180। तो बेटा देखो dn आपको दे रखा है, dn में n इवन इंटीजर भी दे रखा है। अगर n इवन इंटीजर है तो सब बच्चों को पता है कि सेंटर डाइहेड्रल ग्रुप का अगर n इवन हो तो R0 R180 होता है, और अगर n ऑड होता तो सिर्फ R0 होता है। ठीक है, फिर हमें ये भी पता है आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी कि अंडर आइसोमॉर्फिज्म सेंटर सेंटर पे मैप होता है। ठीक है, तो फाई ऑफ ZG जो होगा वो ZG के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गई, ZG डैश इफ G इज फ्रॉम G, फाई इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, तो सेंटर सेंटर पे मैप हो जाता है, मतलब डोमेन का सेंटर मैप हो जाएगा कोडोमेन के सेंटर के ऊपर अगर आइसोमॉर्फिज्म है। तो मुझे तो D4 से D4 में आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करनी है, तो डोमेन और कोडोमेन दोनों बराबर है। ठीक है, तो ZD4 जो होगा ZD4 पे मैप हो गया। तो मुझे पता चला ZD4 के अंदर तो 2 ही एलिमेंट थे, R0 और R180, तो आइडेंटिटी पे ही मैप होती है हमेशा। तो फाई ऑफ R0 तो R0 ही रहेगा, तो अब R180 के पास कोई और चॉइस ही नहीं बची, वो R180 पे ही जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ZD4 में थे ही 2 एलिमेंट, तो दोनों एलिमेंट को मैप करना भी जरूरी है, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म है तो 1 1 ऑन 2 है, तो एक एलिमेंट एक से ज्यादा पे मैप भी नहीं हो सकता। तो R0 अगर R0 पे मैप हो गया तो R180 R0 पे जा भी नहीं सकता, तो फाई ऑफ R180 R180 रह जाएगा। क्लियर हो गई बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज Z प्लस आइसोमॉर्फिक टू Q प्लस। तो देखिए आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप्स की देखनी है, दोनों इनफाइनाइट ग्रुप्स हैं। देखो Z के बारे में तो सब बच्चों को सबसे पहले याद आ जाना चाहिए कि Z साइक्लिक है। ठीक है, और Q जो है मेरा साइक्लिक नहीं होता, Q प्लस साइक्लिक नहीं है, तो मेरा Z प्लस इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Q प्लस। ठीक है, चलिए छोटा सा क्वेश्चन था, अब ये भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए कर लो बच्चों। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्डर। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप लेना है दैट कंटेन्स अ सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू Z12 एंड अ सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू Z20। बेटे ऐसे इतने सारे ये दिखाई दिया करें ना तो लेग्रेंजिस थ्योरम और GCD और LCD का इस्तेमाल करा करें, LCM का सॉरी। तो देखो सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू Z12 क्या होगा, अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो आइसोमॉर्फिज्म में ऑर्डर प्रिजर्व होता है, तो Z12 का ऑर्डर 12 है तो उस वाले सब ग्रुप का ऑर्डर भी 12 हो जाएगा। ऐसे ही सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू Z20, इस इतनी लंबी लाइन को हम रिप्लेस किससे कर देंगे कि जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए,
20 ही होना चाहिए क्योंकि Z20 का खुद का ऑर्डर 20 है। ठीक है, अब लैग्रेंजेस थ्योरम मैंने आपको बता रखी है कि ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो ऑर्डर जो भी होगा सब ग्रुप का ऑर्डर कितना है 12, तो 12 भी डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को और 20 भी डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। अब आपको पता है बेटा ऊपर की तरफ हो नंबर 12 और 20, मतलब न्यूमरेटर टाइप नंबर हो तो एलसीएम लेते हैं। अगर आता कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइड्स 12, ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइड्स 20, तो ऑर्डर डिवाइड्स जीसीडी। और अगर ऊपर की तरफ हो तो एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 20 डिवाइड्स ग्रुप। अब 12 और 20 का एलसीएम निकाल लो, क्या आता है 60 आ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ जी, अब ए डिवाइड्स बी बन गया ना। ए डिवाइड्स बी की डेफिनेशन क्या होती है, बी इज इक्वल टू ए टू सम इंटीजर। तो ऑर्डर ऑफ जी जो होगा 60 इंटू सम इंटीजर होगा। पर हमारे से तो क्वेश्चन में मांगा गया था कि हमें स्मॉलेस्ट ऑर्डर का निकालना है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर डाल दूं यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि ऑर्डर नेगेटिव भी कभी नहीं होता। ठीक है ना, जीरो भी नहीं लेना, तो मैं पॉजिटिव इंटीजर से शुरू हो जाऊंगी। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 ही होगा सबसे छोटा, तो पहला मल्टीपल 60 का 60 ही बनेगा। तो ऑर्डर ऑफ जी क्या आ गया, 60 आ गया। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए कर लें बच्चे। फाई इज फ्रॉम Z20 टू Z20 इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, और फाइव आपको 5 डिफाइन करके दे दिया। वो कह रहा है बाकी की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं 5x के लिए। तो बेटा पहले तो ये देखो कि Z20 पे ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म Z20 क्या होता है, U20। ये तो सबको याद हो गया, ऑटोमॉर्फिज्म Zn UN है। अब U20 के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं मैंने यहाँ लिख लिए। U20 के पास वो सारे एलिमेंट होंगे जो 1 से शुरू होंगे, 19 पे खत्म होंगे और 20 के साथ GCD 1 बनाएंगे, तो ये एलिमेंट आ गया। तो देखो जितनी ये वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म की। मतलब 8 ऑटोमॉर्फिज्म मेरे पास बन सकती है। ठीक है, फिर हमारा फॉर्मूला जरा रिकॉल कर लो जो अभी कराया था मैंने। ऑटोमॉर्फिज्म Zn UN के बराबर होता है। तो फॉर्मूला क्या है कि जो डिफाइन होती है और ऑटोमॉर्फिज्म वो क्या होती है, फाई ऑफ एस इज इक्वल टू एस आर मॉड एन वेयर आर बिलोंग्स टू यू एन। यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे लग जाएगा फाई ऑफ एस इज एस आर मॉड एन की जगह आ गया 20 वेयर आर बिलोंग्स टू U20। तो आर की ये सारी वैल्यूज आ गई। तो ऑटोमॉर्फिज्म मेरे पास क्या क्या बनेंगी, डालते जाओ। देखो फाई ऑफ एस आर की वैल्यूज डाल दो। फाई ऑफ एस इज इक्वल टू एस, आर की वैल्यू 1 डाली तो एस इंटू 1 मॉड 20, फिर एस आर की वैल्यू 3 डाल दी। ये जितनी भी वैल्यूज है ना बेटा यहाँ पे आर की लिखी है, ये सारी डाल दो। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज आपके पास आ जाएंगी। देखो मैंने लिख दी है सारी। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट सब बच्चे, अपने आप लिखो। वैसे तो बंद करके वीडियो को खुद करो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। अब हमें इनमें से, ये तो मुझे सारी पॉसिबिलिटीज मिल गई कि ये होंगी ऑटोमॉर्फिज्म जितनी भी निकलेंगी। इससे ज्यादा ऑटोमॉर्फिज्म पॉसिबल नहीं है। ये ऑटोमॉर्फिज्म जिसमें भी आप निकाल रहे थे, ऑटोमॉर्फिज्म Z20 में ये सारी ऑटोमॉर्फिज्म्स डिफाइन है जो यहाँ पे लिखी हुई है। अब इनमें से मुझे वो सिलेक्ट करनी है जो 5 को 5 पे ले जाए। ठीक है, तो इनमें डाल डाल के देख लो कौन है जो 5 को 5 पे ले जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें डाल डाल के देखा। ठीक, तो आपने देखा कि 5 इक्वल टू 5 जो है ना, इससे सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे आप इसमें s को 5 डालो, देखो 5 ऑफ 5 इज इक्वल टू 9 5 जा 45। 45 मॉड 20 का क्या मतलब है, 45 को 20 से डिवाइड कीजिए, टेक द रिमाइंडर। तो मेरे पास रिमाइंडर 5 आ जाएगा। तो 5 इक्वल टू 5 सेटिस्फाई हो गया। ऐसे ही इसमें s को 5 डालिए, तो ये भी आपका जो होगा 13 इंटू 5 65, 65 इंटू मॉड 65 मॉड 20 मतलब 65 को 20 से डिवाइड करके रिमाइंडर लीजिए, आपका 5 आ जाएगा। तो ये चार ही, जितनी ऊपर मेरी ऑटोमॉर्फिज्म बनी थी उनमें से ये चार ऐसी थी जिसने 5 को 5 शो कर दिया। तो ये मेरा आंसर होगा। सो दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटीज फॉर 5। ठीक है, तो जो हमने फॉर्मूला आपको सिखाया बच्चों ऑटोमॉर्फिज्म Zn इक्वल टू UN निकालने में, याद रखिए फाई एस इक्वल टू एस आर मॉडर्न वेयर आर बिलोंग्स टू UN। वो तो सारी ऑटोमॉर्फिज्म निकाल के दिखा देगा। फिर उनमें से जो आपको सिलेक्ट करनी है वो आप निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रूव दैट क्वाटर्नियन ग्रुप इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू D4। तो देखो बेटा क्वाटर्नियन ग्रुप के अंदर पहली बात की कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो मेरे एलिमेंट्स होते हैं +-1 +-j +-i +-k। ये ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस होता है जिसमें i j k की वैल्यूज हैं आपके पास सारी। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि 1 तो आइडेंटिटी है, तो ऑर्डर ऑफ 1 तो 1 ही होगा। और -1 का ऑर्डर आपको पता है, इसके अंदर -1 का ऑर्डर क्या है, 2 है आपके पास। ठीक है,
यहाँ पर आप सबको पता है ना ये कैसे डिफाइन है कि आई जे आपका के है, जे के आपका आई है, के आई आपके पास जे है, और माइनस आई जे लोगे तो फिर ये माइनस के बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पता है ना सब, आई जे आई लोगे तो वो माइनस के है, तभी तो ये नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। के जे -1 है, आई के आपके पास माइनस जे। ठीक है, और आई स्क्वायर इक्वल टू जे स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू -1, ये क्वार्टरनियन ग्रुप की प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, तो -1 का ऑर्डर 2 है, प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, बाकी के जितने एलिमेंट बचते हैं इन सब का ऑर्डर आपके पास 4 होता है। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी है क्वार्टरनियन ग्रुप की, आपने पढ़ रखा है क्वार्टरनियन ग्रुप। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, हमने देखा कि Q8 के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आया ऑर्डर 2 का। बेटा डाईहेड्रल ग्रुप पे जब भी बात करनी हो ना, हमेशा रिफ्लेक्शंस को जरूर देखा करो, क्योंकि सारी रिफ्लेक्शंस के ऑर्डर 2 होते हैं। तो अब डाईहेड्रल ग्रुप पे आ गए। अब डाईहेड्रल ग्रुप में जितनी भी रिफ्लेक्शंस है इन सबके तो ऑर्डर 2 है, और अगर आपके पास D4 है यहाँ पे, तो इसमें R² जो होगा उसका भी जो ऑर्डर है वो भी 2 है। तो मतलब आपको ये याद रखना है कि DN में N अगर इवन है तो जितनी रिफ्लेक्शंस है उतनी प्लस एक रोटेशन उन और होगी जिसका ऑर्डर 2 आएगा। ठीक है, और तो हमारे पास कितने एलिमेंट आ गए ऑर्डर 2 के, इसमें 4 रिफ्लेक्शंस और एक R²। ठीक है, मतलब R180 है ये R²। तो हमारे पास 5 एलिमेंट आ गए ऑर्डर 2 के D4 के अंदर, बट क्वार्टरनियन ग्रुप के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट था ऑर्डर 2 का, दैट इज -1। तो ऑर्डर बेटा प्रिजर्व नहीं हुआ, तो ये इसके साथ आइसोमॉर्फिज्म नहीं बनाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x and y are elements in Sn, prove that phi of x equal to phi of y implies x equal to y। तो देखो बेटा, फाई एक्स अगर फाई वाई के बराबर है तो ये फाई एक्स किसके लिए हम यूज करते थे, इनर ऑटोमॉर्फिज्म इंड्यूस्ड बाय एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये हमारी इनर ऑटोमॉर्फिज्म हो गई एस एन के अंदर इंड्यूस्ड बाय एक्स एंड वाई। मुझे शो करना है कि दो इनर ऑटोमॉर्फिज्म बराबर हैं तो उनका जो ये जिससे इंड्यूस हो रहे हैं वो एलिमेंट बराबर होंगे, ये शो करना है। तो देखो बेटा, हमें मालूम है कि मैंने ये करा रखा है आपको कि दो इनर ऑटोमॉर्फिज्म कब बराबर आती हैं, इसका प्रूफ मैंने आपको कराया था स्टार्टिंग में। फाई जी इक्वल टू फाई एच तब होता है जब जी एच इनवर्स जो होगा या एच इनवर्स जी, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, दैट बिलोंग्स टू द सेंटर जिसके ऊपर आपने डिफाइन किया। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन एस एन का है। एस एन का सेंटर क्या होता है सबको पता है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो जेड एस एन जो होता है वो आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो जब इसी वाले फॉर्मूले को फाई जी इक्वल टू फाई एच वाले फॉर्मूले को आप एस एन पे लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, देखो फाई जी इक्वल टू फाई एच इफ एंड ओनली इफ एच इनवर्स जी बिलोंग्स टू जेड एस एन। सिर्फ जी की जगह मैंने एस एन डाल दिया। अब सेंटर क्या होता है एस एन का, आइडेंटिटी। तो मेरा एच इनवर्स जी क्या बन गया, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब एच क्या बन गया आपका, जी बन गया। तो मुझे क्या पता चला बेटा कि दो और इनर ऑटोमॉर्फिज्म फाई एक्स इक्वल टू फाई वाई कब होंगी, जब एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सिंपल चीज फॉर्मूला पता होना चाहिए था आपको कि दो इनर ऑटोमॉर्फिज्म तब बराबर होती है जब जी इनवर्स एच बिलोंग्स टू द सेंटर है, और ये पता होना चाहिए था कि सेंटर एस एन का ई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा, ये भी कंपटीशन एग्जाम के लिए ठीक है। सपोज फाई इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ D4 सच दैट फाई ऑफ R90 R1 270 है, फाई वी है, ये देखो R90 का R270 इनवर्स है, V का इनवर्स V है। आपको फाई डी और फाई एच निकालना है। तो देखो बेटा, जो गिवन है पहले उसकी फॉर्म में लिखना पड़ जाएगा। देखो फाई ऑफ डी है, डी को मैं लिख सकती हूँ RV। ठीक है, ये पता होना चाहिए था आपको, RV लिख सकते हो आप डी को, डाइहेड्रल ग्रुप की पूरी टेबल आपको आती होगी ढंग से तो ये आपको पता चलेगा। तो डी होता है RV, और क्योंकि ये ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये ऑपरेशन प्रिजर्विंग है। अगर ये ऑपरेशन प्रिजर्विंग है तो ये फाई आर इंटू फाई वी बन जाएगा। अब फाई आर क्वेश्चन में दे रखा है R270 और फाई वी क्वेश्चन में दे रखा है V, तो R270 इंटू वी आ गया। अब R270 इंटू वी क्या होता है, D डैश, तो ये मेरा D डैश आ जाएगा। तो फाई डी निकल कर आ गया D डैश। ऐसे बेटा फाई एच निकाल लो, एच को पहले गिवन टर्म्स में लिखना पड़ जाएगा। तो एच मेरा गिवन टर्म्स में किसके बराबर है, RD। ठीक है, तो R इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा, फाई ऑपरेशन प्रिजर्विंग है तो दोनों के साथ अलग अलग हो गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है फाई R90 R270 है और फाई डी क्या है, D डैश। अब R270 को D डैश से करते हैं जब कंपोजिट तो क्या बनता है, H। बेटा जब डाइहेड्रल ग्रुप का क्वेश्चन किया करो ना तो साइड में डाइहेड्रल ग्रुप की टेबल रखनी जरूरी है। ठीक है,
तो D4 तक की टेबल तो सबको आनी चाहिए अच्छे से, ठीक। और कुछ एक कॉम्बिनेशंस हैं जो याद कर लो, ठीक है। चलिए, तो बेटा यहाँ तक मैंने आपको आइसोमॉर्फिज्म के चैप्टर में जितने क्वेश्चंस कराने थे एक्सरसाइज के, मैंने आपको सारे करा दिया, हो गया खत्म, ठीक है चैप्टर। तो मेरी तरफ से चैप्टर आइसोमॉर्फिज्म का खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।